हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करवाने वाले हैं वो कल की वीडियो का ही आगे वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम जो है अनुसूचियाँ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने 1 to 6 पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो 7 to 12 है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं अनुसूची नंबर 7 के साथ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 7 की। अब अनुसूची नंबर 7 के अंदर क्या बताया गया है? देखो, अनुसूची नंबर 7 जो है वो शक्तियों के विभाजन के बारे में है। शक्तियों के विभाजन का मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अब पावर क्या है और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। देखो, जो हमारे इंडिया है ना वो एक तरह से कह सकते हैं कि फेडरेशन सिस्टम है, जिसके उसके अंदर मतलब संघीय व्यवस्था है। और हमारे देश में जो है जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। एक होती है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो है पंचायती राज वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब जो शेड्यूल नंबर 7 है उसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों ज़रूरी था उसके बारे में हम समझेंगे। अब हम इस चीज़ को जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक क्लास है, उसके अंदर जो है 2 मॉनिटर्स जो है टीचर ने खड़े कर दिए हैं कि आप दोनों जो है मॉनिटर हैं। ठीक है, अब वो मॉनिटर जो है आपस में जो है अपनी ड्यूटीज़ के लिए लड़ेंगे कि कौन सा काम किसका है, कौन सा काम किसका है। ठीक है, लेकिन अगर टीचर जो है बच्चों को ड्यूटी, दोनों मॉनिटर्स को जो है अच्छे से ड्यूटी बता देती है कि कौन सी ड्यूटी किसकी है, कौन सा जो मॉनिटर है वो यूनिफॉर्म चेक करेगा, कौन सा मॉनिटर है वो बच्चों की कॉपीज़ चेक करेगा, कौन सा मॉनिटर है वो बच्चों में डिसिप्लिन रखेगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो बच्चों को जो है मतलब अपनी दोनों मॉनिटर्स को जो है अपनी अपनी ड्यूटी बता देती है। इससे क्या होता है कि वो मॉनिटर जो है अपनी अपनी ड्यूटी आराम से कर लेते हैं और एक दूसरे के लिए जो है मतलब एक दूसरे के साथ जो है हसल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो क्षेत्र अधिकार है उसका जो है विभाजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फंक्शंस है, कौन सा फंक्शन जो है किसका है, कौन सा जो है टॉपिक जो है किसके अंडर आना चाहिए, उसको जो है डिवीज़न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है टॉपिक्स के ऊपर जो है दोनों को जो है अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। जैसे परमाणु अधिकार, अब परमाणु अधिकार जो है परमाणु के ऊपर जो भी डिफेंस हो गया, परमाणु हो गया, वो सभी चीज़ हम स्टेट को तो नहीं दे सकते कि हमने बिहार को दे दिया, पंजाब को दे दिया, चंडीगढ़ को दे दिया। इस तरह से हम स्टेट को नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा है, इसलिए हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये टॉपिक जो है थमाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से जो है इस अनुसूची में जो है जो पावर है हमारी, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो पावर है उसको जो है किस तरह से कौन से लेवल पे कौन सी पावर दी जाए उसके बारे में जो है बात करता है। इसके अंदर जो है हम सूचियों के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। सूची का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, 3 तरह की लिस्ट इसके अंदर जो है आती है। सबसे पहली होती है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं राज्य सूची। तीसरी होती है हमारी संवर्ती सूची। ठीक है, अब देखो ये तीनों सूचियाँ किस तरह से काम करती हैं। केंद्र सूची में वो सभी जो है सूचियाँ आती हैं, सभी जो है कार्य आते हैं, सभी जो है टॉपिक्स आते हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, नियम बनाती है, और जो सभी टॉपिक्स जो हैं केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी होती है राज्य सूची, जिसके अंदर वो सभी टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जो सभी टॉपिक जो है जिनके ऊपर जो है राज्य सरकार जो है काम कर सकती है, जिनके ऊपर जो है राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। तीसरी हमारी होती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के अंदर वो सभी कार्य आते हैं, वो सभी टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है काम कर सकते हैं, या फिर दोनों अपने अपने लेवल पे जो है कानून और नियम बना सकते हैं। अब अनुसूची नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची नंबर 8 में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है। हमारे जो है संविधान में जो है अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं के बारे में पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी जो है भाषाएं हमारे इंडियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं भाषाओं को जो है रखा गया है। कम से कम 22 भाषाएं हैं जो इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं के नाम आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखने की वाली बात यह है कि इसमें जो है अंग्रेजी नहीं आती, इसमें हिंदी आती है, बांग्ला, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 22 टोटल मिलाकर आती हैं, जो भारत की भाषाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब अनुसूची नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अब शेड्यूल नंबर 9 जो है मैंने आपको बताया कि पहले हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, और अब कितनी है? 12 है। तो अब जो 9th वाली जब जुड़ी थी वो जो है हमारे पहले जो संविधान संशोधन था उसके तहत जोड़ी गई थी। किसके तहत? हमारा जो है संविधान संशोधन, मतलब संविधान में पहला तो संशोधन हुआ था, पहली जो करेक्शन हुई थी, अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो है अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। अब क्यों जोड़ा गया था? अनुसूची नंबर 9 में क्या है? अनुसूची नंबर 9 में है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उस समय जो है हमारे देश में जो है जमींदारी प्रथा और भूमि से लेकर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा मतलब
प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। किसी के पास तो बहुत बहुत बड़ी भूमि थी और किसी के पास तो बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। अब देखो ज़मीन तो सबको चाहिए ना, तो क्या होता है कि सभी भूमि को जो है एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और ऐसे भूमि सुधार करने के लिए जो है अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। समझ में आया आपको? तो जो अनुसूची नंबर 9 है वो किससे रिलेटेड है? वो ज़मींदारी प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है, भूमि सुधार से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 10 के बारे में। अनुसूची नंबर 10 मतलब शेड्यूल नंबर 10 जो है किस बारे में है? शेड्यूल नंबर 10 जो है दल बदल के बारे में है, ठीक है। दल बदल क्या होता है, इसका क्या मतलब है और इसकी जो है ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, दल बदल क्या होता है, देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे पार्टी नंबर ए है और पार्टी नंबर बी है, ठीक है। अब पार्टी नंबर ए और बी जो है दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, जिसके अंदर पार्टी नंबर बी जो है हार जाती है और पार्टी नंबर ए जीत जाती है। और जब पार्टी नंबर ए जीत जाती है तो पार्टी नंबर बी के जो हारे हुए नेता हैं वो अपना दल बदल लेते हैं, मतलब अपना जो है पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जो है जाके जो है सम्मिलित हो जाते हैं और वहाँ पे जो है जीते हुए पार्टी के जो है नेता बन जाते हैं। तो क्या ये गलत है और ये क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअल में इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो जो नेता है वो उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव ये है कि भाई हमें सीट मिल जाए, हमें जो है उसकी सैलरी वैलरी मिल जाए और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लें। वो एक्चुअल में सच में किसी दल से या फिर किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है। एक्चुअल में वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं? बस उनको ये चाहिए कि बस हमको कहीं कहीं ना कहीं सीट मिल जाए, चाहे वो इस पार्टी में मिले चाहे वो उस पार्टी में मिले। तो ये चीज़ जो है जब एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लगी ये चीज़, तो ये चीज़ इस तरह की चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि दल बदल कानून जो है आना चाहिए, दल बदल अधिनियम जो है आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि जो है जो नेता है वो बार बार जो है अपना दल ना बदल सके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से जो है इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तो शेड्यूल नंबर 10 में जो है अमेंडमेंट नंबर 52 1985 में जो है इसको जो है जोड़ा गया था। समझ में आया आपको? ठीक है, ताकि लोग जो है ज़्यादा दल बदल ना करें और इसके ऊपर जो है सज़ा रख दी गई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 11 की। अनुसूची नंबर 11 क्या है? अनुसूची नंबर 11 के अंदर जो है पंचायती राज के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। पंचायती राज जो है पहले नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए जोड़ा गया था कि क्योंकि गांधी जी का ये आइडिया था। गांधी जी ऐसा मानते थे कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांव का विकास हो, ठीक है, और गांव का विकास करने के लिए जो है पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि उनका ये आइडिया था तो उसको जो है नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया कि जिस भी राज्य को अगर अपने देश में अपने राज्य में जो है नीति निर्देश वो पंचायती राज को जोड़ना है तो वो जोड़ सकता है। तो इस तरह से जो है राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले में जो है पंचायती राज की जो है स्थापना की गई और वहाँ पर जो है पंचायती राज का शासन चला। और जब धीरे धीरे जो है ये चीज़ आगे बढ़ने लगी तो ये नोटिस किया गया कि जो राजस्थान है वहाँ के गाँव का विकास जो है बहुत बेटर तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते देखते जो है आगे जो है बाकी सभी राज्यों ने भी इसको अपने जो है स्टेट में जो है लागू किया ताकि हमारे उनके गांव का भी विकास हो। और इसी तरह से जो है पंचायती राज के ऊपर जो है कानून बना 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है 1993 में जो है अनुसूची नंबर 11 के तहत जो है पंचायती राज को जो है जोड़ा गया। समझ में आया आपको कि मैंने क्या बोला? मैंने बहुत डिटेल में समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि देखो पंचायती राज जो है पहले सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है नीति निर्देशक तत्व है उसका जो है पार्ट थी, ठीक है, कि जिस भी राज्य को जो है अपने स्टेट में लागू करना है वो लागू कर सकता है, नहीं करना तो नहीं कर सकता, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग हुआ? राजस्थान में। और राजस्थान में होने के बाद क्या हो गया? वहाँ के जो है विकास अच्छे से हुआ तो इसलिए सभी राज्यों ने जो है उसको अपने यहाँ पे लागू किया। सभी राज्यों ने जो है इसको यहाँ पर जो है पंचायती राज जो है अपने स्टेट में लेके आए और जो है 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है 1993 में अनुसूची नंबर 11 में जो है पंचायती राज को जोड़ दिया गया। समझ में आया? अब इसी तरह से अनुसूची नंबर 12 है। अनुसूची नंबर 12 भी कुछ नहीं है, जैसे 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है पंचायती राज जोड़ा गया, इसी तरह से 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है नगर पालिका जो है अनुसूची नंबर 12 में जोड़ी गई। अब नगर पालिका क्या है? देखो जैसे पंचायती राज गाँवों में होता है वैसे ही शहरों में जो है नगर पालिका होती है, ठीक है। जो क्षेत्र गांव के हैं वहाँ पे पंचायती राज है, मुखिया है, और जहाँ पे शहर है तो वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है क्या होती है? नगर पालिका होती है। तो जिस तरह से जो है गांव के लेवल पे पंचायती राज है और शहर के लेवल पे जो है नगर पालिका है, उसको जो है अनुसूची नंबर 12 के अंदर जो है जोड़ दिया गया, ठीक है, 74th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये सारा का सारा समझ में आया होगा कि अनुसूची नंबर 7 से लेकर
12 तक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अनुसूची नंबर 1 से लेकर 6 तक सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बारे में पोस्ट मतलब कि जो है मैं पूरी तरह से जो है डिटेल में जो डालती हूँ वो आप मेरी लर्नर पेज पे डालती हूँ, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अगर आप चाहते हैं। और मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं उसके बारे में भी सारे नोटिफिकेशन मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।